हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग जनरल स्टडीज़ में पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों के पास में अभी कुछ क्वेश्चंस है ज्योग्राफी से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड। वन बाय वन करके जरा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मॉडल आंसर के तौर पे प्रिपेयर किया गया है, जो कि क्वेश्चन के आसपास में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सब एक साथ एक जगह पर लिख दी गई है, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, वो सब एक जगह पर आप रिवीजन कर सकते हैं। इस मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जा करके आप इन मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीड टू डेवलपमेंट और डिवास्टेशन इन द सोसाइटी, राइट योर व्यूज़। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। अब नॉर्मली हमारे पास अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसे ज्योग्राफी के अंदर में इसको हम लोग रख करके देखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि ये डेवलपमेंट या डिवास्टेशन की तरफ ले करके जा सकती है और यहाँ पर आपको अपना व्यू देना है, तो हमें अपना व्यू देने के लिए जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे। और जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री को, और साथ ही साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारी सोसाइटी का भी जो टॉपिक्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शुरू में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि जो हमारे अर्बनाइजेशन की सोसाइटी, द अर्बन सोसाइटी की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं हमें गुप्ता पीरियड के दौरान से देखने को मिल जाती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सोसाइटी है जो अर्बन सोसाइटी तो थी, लेकिन फिर इसके आगे का कंटिन्यूएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। एक कंटिन्यूएशन के रूप में हमें वैदिक कल्चर से ही देखने को मिलता है, और वैदिक सोसाइटी एक रूरल सोसाइटी थी। वैदिक सोसाइटी के बाद में मौर्यन टाइम आता है, और मौर्यन टाइम के बाद में फिर हमें देखने को मिल जाता है कि धीरे धीरे जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो एक अर्बन बेसिस पर आ गई थी, जहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डेवलप हो गए थे कि वो एक नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड समाज बनते जा रहा था। फिर इसके बाद से हम लोग ये दिखाएंगे कि अभी आज की डेट में अर्बनाइजेशन किस तरीके से चल रही है। तो हम लोग दिखाएंगे कि अब जो सिटीज़ हमारी हैं वो धीरे धीरे डेवलप करते जा रही हैं, और डेवलपमेंट का फेज़ ये है कि अब हमारे पास जो सिटीज़ हैं उनको हम लोग टायर 1, टायर 2 और टायर 3 अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं। प्लस हमारे पास रूरल सोसाइटी भी जो है वो धीरे धीरे अब डेवलप करके अर्बन फिगर या फिर बोल सकते हैं कि अर्बन कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट कर रही हैं। इस सेंस में हमें अलग अलग तरीके की सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक तो हो गई जो हमारी सिटी होती है, फिर दूसरी हो गई जो हमारी रूरल एरिया होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें एक और एरिया देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रुर्बन एरिया। रुर्बन एरिया का मतलब होता है जहाँ पर है तो रूरल एरिया, लेकिन वो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में है। अब यहाँ पर कई सारी सिटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं इस तरीके की। जैसे हमारे पास एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एज सिटी, दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सबअर्ब होती है, और तीसरी होती है जिसको हम लोग रूरल सोसाइटी ही बोल सकते हैं। धीरे धीरे ये जो एज सिटी है वो आगे जा करके सिटी के फॉर्मेट में बदल जाती है, और सबअर्ब एज सिटी का रूप ले लेता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें डेवलप करने के लिए कई सारे स्कीम्स भी देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली 3 स्कीम हमारे पास में आ जाती है। एक हमारे पास में है जैसे स्मार्ट सिटी का स्कीम हो गया, दूसरी स्कीम है जो हमारी अमृत स्कीम हो गई, और तीसरी स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं जनुरम, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिजुविनेशन मिशन। तीनों स्कीम की अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये जो जनुरम है ये बेसिकली एक रूरल एरिया को, या फिर यूं कहा जाए कि जो एज सिटी है या फिर जो हमारी रूरबन एरिया है, कैसे हम इसे सिटी एरिया तक लेकर के आ सकते हैं, ये जनुरम का मेन उद्देश्य है। फिर उसके बाद से अमृत का मतलब ये है कि हम एक सिटी को कैसे एक वेल डेवलप्ड सिटी में या फिर हायर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की सिटी में हम इसको डेवलप कर सकते हैं। अटल जो बेसिकली मिशन है, जिसको रिजुविनेशन मिशन भी बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन के लिए। और फिर इसके बाद से सिटी को हम किस तरीके से एक स्मार्ट सिटी के तौर पर लेकर के जा सकते हैं, ये हमारा स्मार्ट सिटी है। तो एक तरीके से देखेंगे जनुरम, अमृत और स्मार्ट सिटी, ये एक हायरार्की बेस्ड हमें सिटी का डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम देखने को मिल जाती है, जो जनुरम के बाद अमृत स्कीम आएगी, और अमृत के बाद स्मार्ट सिटी आएगी, और फिर हमारी सिटी जो एक नॉर्मल रूरल बेस्ड सोसाइटी थी वो अब एक स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगी। और इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आप लोग 1 बाय 1 करके दिखा देंगे कि डेवलपमेंट कैसे हमें अर्बनाइजेशन एक डेवलपमेंट देती है तमाम तरीके की। जैसे कि यहाँ पर हमें वेल नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। पॉपुलेशन जो भी यहाँ पर है उनको प्रॉपर सेटलमेंट मिल जाती है, प्लस इनको रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, हर तरीके की, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें फिजिकल और सोशल दोनों तरीके की डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें इसका निगेटिव रूप भी देखने को मिलता है। निगेटिव रूप में जैसे यहाँ पर पुअर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ते आती है, रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो स्लम में रहते हैं। कई सारी ऐसी हिडन अर्बनाइजेशन के केसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। हिडन अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया जो स्लम्स एरिया होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग पुअर हैं, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से मैक्सिमम लोग जो पुअर क्लास के हैं, जो कि एम्प्लॉयड नहीं है, वो लोग इस तरीके से क्राइम में फंस जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने एक व्यू देखा कि अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है अर्बनाइजेशन के कारण से हमें इसके प्रोज और इसके कॉन्स दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब इसके इकोलॉजिकल डैमेज भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, और एज पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल डैमेज हम लोग न्यू टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन लेकर के आ रहे हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हमारा सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अब ये जो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिल रही है, यह हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से भी हमें देखने को मिल जाती है, जहां पर हमें सस्टेनेबल सिटीज़ गोल नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो ये मेंशन देखने को मिल जाता है। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ हमें तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब ये जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और इनफैक्ट इस बार के अगर हम बजट में भी देखेंगे, 2024 के बजट में भी अगर आप देखेंगे तो 14 सिटीज़ को बोला गया है कि हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के मॉडल पर इसको डेवलप करेंगे। तो ये पूरा हम लोगों ने व्यू देख लिया इस क्वेश्चन को कि कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। अब इसके जरा वन बाय वन करके इसका जो यहाँ पर कंटेंट लिखा गया है उसको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी गई है कि अर्बनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद पोटेंशियल टू लीड बोथ टू डेवलपमेंट एंड टू चैलेंज दैट कैन परसीव एज सोसाइटल डिवास्टेशन। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकती है डेवलपमेंटल, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर होती है, दूसरी यहाँ पर हमें इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रोग्रेस देखने को मिल जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि एक्सेस टू सर्विसेज हों, इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, सोशल इंटरैक्शन हो, और कंट्रीब्यूशन टू हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिल जाती है। क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तो ओवर क्राउडिंग हो रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, और सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी हो रही हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए, अर्बनाइजेशन हैज़ अ पोटेंशियल टू फॉस्टर डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन। हाउएवर, if not managed properly, it can also lead to negative outcomes such as environmental degradation and social inequality. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। बाकी हम लोगों ने जो अभी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसके भी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगर इसके अर्बनाइजेशन के सारे अलग अलग जो प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए, सबसे पहले यहाँ पर अर्बनाइजेशन की एक बेसिक डेफिनेशन लिख दी गई है कि अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके तहत जो पॉपुलेशन है वो शहरों में आकर के रहती है, और जो बाकी के अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ये एक साथ मिलकर के रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं और सोसाइटी को अफेक्ट करते रहते हैं। एक ग्लोबल फिनोमिना के तौर पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो अर्बनाइजेशन है वो कई सारे फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में अगर अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमें रीसेंट के ही कुछ सालों में हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो 31.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ही केवल और केवल अर्बन पॉपुलेशन हुआ करती थी, और यह आगे बढ़ करके अब 40% के आसपास 2030 तक उम्मीद है कि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यानी कि अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है और लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा मूव भी कर रहे हैं। आखिर में अर्बन सेटलमेंट के अलग अलग तरीके क्या हैं? अब यहाँ पर हमें एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देखने को मिल जाती है जो कि सिटीज़ को अलग अलग तरीके से डिवाइड करती है। जैसे एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंसस टाउन। सेंसस टाउन का मतलब होता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम से कम 5000 की होती है, प्लस जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होती है, और यहाँ पर जो 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में काम करते हैं। तो इस तरीके की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसस सिटी। दूसरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हुआ अपना एक डेफिनेशन है, जहाँ पर हम कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज़ को कहाँ कहाँ पर लगाना है उसके लिए यहाँ पर होती है। ये जो स्टैट्यूटरी टाउन होती है ये पॉपुलेशन के बेस्ड होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से अल्टीमेटली यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। जैसे अगर कहीं पर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक स्टैट्यूटरी टाउन हो जाती है।
फिर हमारे पास होती है सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन का मतलब होता है कि ये माइग्रेशन की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की इंपॉर्टेंस की वजह से ही ये अपना एक टाउन स्वरूप लेकर के रखा है। जैसे कई सारी ऐसे सिटीज़ है जो अपनी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस लेकर के रखे हुए हैं, जैसे कानपुर हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से कई ऐसे हैं जो कल्चरल इंपॉर्टेंस रखे हुए हैं, जैसे बनारस हो गया, अयोध्या हो गया। तो इस तरीके के कई सारे हमें सिटीज़ देखने को मिल जाते हैं जो अपनी खुद की इंपॉर्टेंस की वजह से डेवलप हो रहे होते हैं और ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज सैटेलाइट टाउन। फिर हमारे पास अर्बन एग्लोमरेशन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर कई सिटीज़ आपस में मिल मिल करके आते हैं और यहाँ पर एक फ्रिंज एरिया, जिसको हम लोग रूरबन फ्रिंज के नाम से भी जानते हैं, ये फ्रिंज एरिया हमें यहाँ पर डेवलप होता हुआ देखने को मिल जाता है। जितना ये डेवलपमेंट होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण से ही डेवलप होती हैं और जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी रहेगा, जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रहेगा, उतना बढ़िया हमें यहाँ फ्रिंज एरिया देखने को मिलेगा। जितना बढ़िया हमें यहाँ पर नेटवर्क देखने को मिलता है उतना ही ज़्यादा हमें सिटी का आउटग्रोथ भी देखने को मिल जाता है और ये सिटी धीरे धीरे एक अपना स्प्रेडिंग इफेक्ट लेकर के आती है, स्प्रेड करते जाती है। ओवर पॉपुलेशन इट रिफर्स टू द अर्बनाइजेशन वेयर द अर्बन एरियाज आर एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज्ड। सब अर्बनाइजेशन होती है जहाँ पर अर्बनाइजेशन का ही हमें आउटवर्ड ग्रोथ देखने को मिल जाता है। इस अर्बनाइजेशन के आउटर ग्रोथ में मान लो ये हमारा अर्बन इन्फ्लुएंस है, दूसरी तरफ हमारा रूरल इन्फ्लुएंस है। ये जो एरिया होता है जहाँ पर रूरल एरिया भी है और साथ में अर्बन इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, तो इस जोन को ही हम लोग बोलते हैं ये हमारा सब अर्ब जोन है या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रूरबन फ्रिंज का इलाका। कई बार हम लोग इसको हम लोग अर्बन स्प्रॉल के नाम से भी बोल देते हैं। हालांकि इन सब में डिफरेंस होती है, लेकिन जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने आप में ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। आखिर में इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो कैसे अलग है, क्या इसमें यूनिक है? अर्बनाइजेशन ऑफ द इंडिया के बारे में बात करें तो हमें एक यूनिक और डायनामिक प्रोसेस के तौर पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें द रैपिड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो हमें देखने को मिल रहा है कि अब पॉपुलेशन अर्बन एरिया में ज़्यादा मूव कर रही है और साथ ही साथ में जो सिटी एरिया है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। धीरे धीरे 2030 में हमें देखने को मिलेगा कि लगभग 40% जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में आ जाएंगे। इसके अलावा इनफॉर्मल सेटलमेंट्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ये जो इनफॉर्मल सेटलमेंट है ये बेसिकली स्लम के फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर इनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का एब्सेंस देखने को मिल जाता है। हम लोग इसे हिडन अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हिडन अर्बनाइजेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, हमें स्लम के बारे में ही प्राइमरली लिखना है। फिर हमारे पास है कि कई सारे ऐसी सिटीज़ हैं जो कि एंशियंट इंपॉर्टेंस भी लेकर के रखी हुई हैं, जैसे कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए बनारस हो गया, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जयपुर हो गया, हरिद्वार कल्चरल के लिए हो गया। कहीं ना कहीं ये सब अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉडर्न सिटीज़ मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, इंदौर एट्सेट्रा। अर्बनाइजेशन नॉर्मली हमें टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है। ये जो टर्शरी सेक्टर है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के और ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क की वजह से, सर्विसेज एक्सपेंशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन और इन सब के कारण से ज़्यादा फैल रहा है बजाय कि सेकेंडरी सेक्टर के। इनफैक्ट सेकेंडरी सेक्टर को अगर आप देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरली जो होती है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होती है ये इन्वायरमेंटल डैमेज करती है। तो जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहा है इनफैक्ट हम उसको सिटी के तो बाहर रख रहे हैं। जितने भी लॉज हमारे पास बनाए जा रहे हैं वो सब इंडस्ट्रियल लॉज कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट के बाहर रख रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अब अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिल रही है प्राइमरली वो टर्शरी सेक्टर के कारण से ही देखने को मिल रही है। फिर हमारे पास ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे नदर्न इंडिया की जो अर्बनाइजेशन है वो सदर्न इंडिया से डिफरेंट देखने को मिलती है। सदर्न इंडिया ज़्यादा अर्बनाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू नदर्न इंडिया। सिमिलरली इसी तरीके से हिस्टोरिकल जो हमारी ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल प्रेजेंस, सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ट्राइबल कल्चर ये सब देखने को मिल जाता है। इस वजह से ईस्टर्न इंडिया रिलेटिवली कम डेवलप्ड है। और वही अगर वेस्टर्न इंडिया के बारे में देखेंगे तो वेस्टर्न इंडिया जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, कुछ पार्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये काफ़ी हाईली अर्बनाइज्ड, काफ़ी हाईली डेवलप्ड है। आखिर में क्या प्रोसेस है अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू अर्बनाइजेशन? कुछ इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यही है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन। इसके अलावा सोशल फैक्टर हो गया। धीरे धीरे अब लोग जो है माइग्रेट होकर के न्यूक्लिएटेड सोसाइटी में आ रहे हैं।
न्यूक्लिएटेड सोसाइटी में आने की वजह से ज़्यादा अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर कर रहे हैं, और उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बड़े बड़े सिटीज़ में ही डेवलप होते हैं, और इस वजह से धीरे धीरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइज होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल फैक्टर भी है कहीं ना कहीं। अब स्मार्ट सिटी का आइडिया, जनूरम का आइडिया, अमृत का आइडिया, ये हमें जो स्कीम्स है वो अब ग्राउंड पे इनका इफेक्ट देखने को मिलने लगा है, और इस वजह से अब सिटीज़ भी हमारी हाईली डेवलप्ड हो रही हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कई सारे हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में नेचुरल डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि ना तो प्रिपेयर्डनेस है, ना तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो कोई खास सेफ्टी मेज़र है। वही अर्बन इंडिया में देखेंगे तो हमें सेफ्टी मेज़र के साथ साथ यहाँ पर मिटिगेशनल मेजर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नॉर्मली हमें सिटी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय कि जो हमारा रूरल एरिया है। बाकी डेमोग्राफिक फैक्टर भी हमें अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अर्बन इंडिया में पीपल आर माइग्रेटिंग मोर, लोग जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। अब हमारे पास एक और यहाँ पर थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं पुश एंड पुल फैक्टर। पुश एंड पुल फैक्टर ये दी गई थी, हमारे एक साहब थे जिनका नाम था ली। इन्होंने बेसिकली ये माइग्रेशन की थ्योरी के नाम पर दिया था, और इन्होंने ये बोला था कि देखो, लोग जो अर्बन एरिया में आते हैं वो पुल और पुश दो फैक्टर्स की वजह से होते हैं। पुश फैक्टर का मतलब होता है जो अट्रैक्ट कर रहा होता है, और जो पुल फैक्टर होता है ये फोर्स करता है, फोर्स टू लीव, यानी कि यहाँ से खाली कराता है। तो पुश फैक्टर जो होंगे वो अट्रैक्शन के लिए होंगे। जैसे कि अगर मान लो लोगों के अंदर में, उल्टा हो गया है, ये बेसिकली पुश फैक्टर यहाँ पर लिखा है, दिस इज फोर्स टू लीव, और वही अगर बात करें लीव, और वही अगर बात करें यहाँ पर पुल फैक्टर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर फोर्स करेगा बाहर निकलने के लिए, जैसे कि गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, या फिर वायलेंस हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई, नेचुरल डिजास्टर्स हो गई, या फिर लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो गई। वही जो अट्रैक्शन है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मिनिमम वेज, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी, और टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एमिनिटीज़ का एक्सेस। तो ये सब हमें देखने को मिल जाता है हमारे अर्बन एरिया में, और उस वजह से अर्बन एरिया भी लगातार बढ़ते आ रही है। क्या आखिर में एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है? प्राइमरली जो हमें एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो एक इकोनॉमिक सेंस में देखने को मिलेगा, दूसरा हम लोगों को इन्वायरमेंटल सेंस में देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा क्योंकि ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, और सॉइल इरोजन भी इसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और इस वजह से ओवर क्राउडिंग भी हो जाती है, और इस ओवर क्राउडिंग की वजह से स्लम वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे हम लोग हिडन अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल लैंड को अब लॉस होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया में चले जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि रोड बनाने के लिए या फिर रेलवेज़ के लिए कहीं ना कहीं ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक्वायर कर ली जाएगी, और फिर एग्रीकल्चरल लैंड का लॉस होते जाएगा। फिर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूरल रेजिडेंट। कहीं ना कहीं लोग जो है अर्बनाइजेशन के कारण से रेजिडेंट को मूव कराया जाता है। जैसे कई बार सीलिंग के अंतर्गत आ जाती हैं हमारी ज़मीनें, जैसे मान लो 4 लेन रोड निकलने वाली है, ठीक है, हाईवे निकलने वाली है, तो यहाँ पर गांव-गांव में फिर अल्टीमेटली यहाँ के लोगों को खाली करा दिया जाता है इनकी ज़मीनें, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है रिहैबिलिटेशन को लेकर के, लोगों को अपना ज़मीन खाली करना पड़ जाता है। इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू द रिसोर्स एंड सर्विसेज, कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, लोग उतना ज़्यादा अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वही रिच पीपल दे कैन अफोर्ड वेरी इजी, तो कहीं ना कहीं ये गैप भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन, पुअर एयर क्वालिटी और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी कुछ हमारे पास में निगेटिव डैमेजेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कई सारे सोशल प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का होना, चाहे वो आपकी कास्ट बेस्ड हो या रिलीजन वाइज हो या फिर एथनिसिटी को लेकर के हो। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, जब वो दिल्ली जैसे एरिया में आते हैं तो उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाया जाता है, टीज़ किया जाता है। यूँ कहा जाए कि उनकी एथनिक ग्रुप में, किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप होने की वजह से उनका एक तरीके से सोशल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर में भी हमें चेंज देखने को मिल जाता है। जो फैमिली जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो अब न्यूक्लिएटेड फैमिली में बदलती जाती है। इसके अलावा गिटोइजेशन हो जाती है। गिटोइजेशन का मतलब हो गया कि हमें एक सेग्रीगेटेड नेबरहुड देखने को मिलती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सबके अलग अलग मोहल्ले बन जाते हैं, सबके अलग अलग
एक ग्रुप बन जाते हैं। तो हालांकि अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा एक दूसरे के साथ में रिलेशन देखने को नहीं मिलती है, नॉर्मली एक दूसरे के साथ में ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बाकी इसके अलावा कास्ट सिस्टम, सोशल अनरेस्ट एंड क्राइम और गेटेड कम्युनिटीज़ ये हमें देखने को मिल जाती है। गेटेड कम्युनिटीज़ का मतलब हो गया आइसोलेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं बजाय कि एक दूसरे के साथ में आपस में सोशल नेटवर्क बनाना या सोशल वेलबींग लेकर के आना। गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिल रहे हैं? कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया जनूरम हो गया, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिजुविनेशन मिशन या रिन्यूअल मिशन। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हो गई, अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी हो गई। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया, हृदय स्कीम जो कि कल्चर को लेकर के है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गई, या फिर अमृत स्कीम हो गई जिसका मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। आखिर में क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं? अर्बनाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए। जो भी यहाँ पर पॉल्यूशन, जो भी वेस्टेज निकल रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बना करके अर्बन डेवलपमेंट को किस तरीके से सस्टेनेबल बनाना है, कैसे अर्बन प्लानिंग करनी है, डेवलपमेंट करना है। जैसे चंडीगढ़ सिटी को अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ वेल प्लान्ड सिटी, वेल प्लान्ड सिटी हमें देखने को मिल जाती है। दिल्ली में अगर द्वारका का एरिया देखेंगे तो वेल प्लान्ड एरिया देखने को मिल जाता है। तो जो भी कंजेस्टेड एरिया हैं कैसे उसे सस्टेनेबल बनाना है, इस ये काम एक अगर बॉडी बनाई जाएगी तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें देखने को मिलेगा। बाकी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, टीओडी मॉडल हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई, ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स हो गए, ये कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी इसके अलावा कुछ सक्सेसफुल हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, इंदौर हो गया, ये सब आप केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया अर्बनाइजेशन को लेकर के। अर्बनाइजेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़े आराम से अब आप लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसी तरीके से आता है कि इंटरनल माइग्रेशन का क्या कारण है और क्या कंसिक्वेंसेज है। देखिए हमारे यहाँ पर अगर माइग्रेशन को देखेंगे तो माइग्रेशन हमारे यहाँ पर दो तरीके से देखने को मिलती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन, जिसे हम डोमेस्टिक माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, और दूसरी होती है जो एक्सटर्नल माइग्रेशन होती है, जिसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। नाम से ही बड़ा स्पष्ट हो रहा है, इंटरनल माइग्रेशन या डोमेस्टिक माइग्रेशन जो कंट्री के अंदर में होता है, और एक्सटर्नल माइग्रेशन जो कि कंट्री के बाहर में होता है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों ही टाइप की माइग्रेशन, स्किल्ड और अनस्किल्ड, दोनों ही लेबर में देखने को मिल जाती है। स्किल्ड लेबर फोर्स कहीं ना कहीं बड़ी सिटीज़ और टर्शरी सेक्टर में जाता है, और वही अनस्किल्ड हमें कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर हम इंटरनल माइग्रेशन के बारे में बात करें तो इंटरनल माइग्रेशन प्राइमरली हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए की जाती है। इकोनॉमिक बेनिफिट हो गई या फिर कभी कभी सोशल बेनिफिट की वजह से भी करते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये हमारी इंडिया में जो भी हमें माइग्रेशन देखने को मिल जाते हैं वो इन दोनों के ही कंसिक्वेंसेस की वजह से देखने को मिल जाते हैं। कारण क्या है? एक तो हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा सोशल फैक्टर जैसे एजुकेशन, मैरिज और नेचुरल डिजास्टर और इन्वायरमेंटल चेंज। ये कुछ हमारे यहाँ पर रीजंस देखने को मिल जा रहे हैं। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस पहला तो यही हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इकोनॉमी में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी और फिर लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। निगेटिव यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग जाएंगे उनको तरह तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, इनको गरीबी फेस करनी पड़ेगी, इनके पास घर नहीं रहेगा, इनके पास खाना नहीं रहेगा, तो हमें तरह तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो हमारा हैबिटेशन से रिलेटेड हो या फिर फूड से रिलेटेड हो यानी कि हंगर से रिलेटेड हो, या फिर और भी कई सारे हमें सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया इंटरनल माइग्रेशन में आखिर क्या चीज़ होती है। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बात किया जाए तो जो भी माइग्रेशन होता है लोगों का, वो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमें मेनली इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रीजन की वजह से देखने को मिल जाते हैं। सोशल का मतलब हो गया जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर फैमिली। तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब परचेजिंग पावर को लेकर के, पर कैपिटा इनकम को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। पॉलिटिकल का मतलब हो गया कि अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट है या फिर डेस्पोटिक गवर्नमेंट है या फिर अरिस्टोक्रेसी है तो इस वजह से लोग नॉर्मली माइग्रेट कर जाते हैं। एक अब आजकल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है इन्वायरमेंटल डैमेज। इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से भी लोग ज़्यादातर माइग्रेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल रीज़न हमारे यहाँ पर उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश के एरिया में अगर आप देख लीजिए, या फिर आप सीरिया, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हो गई, या फिर साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हो गई, या फिर अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ हैं,
ठीक है। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ से हमें माइग्रेशन फ्लक्स देखने को मिल जाता है। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा डंकी प्रोसेस। ये डंकी प्रोसेस प्राइमरली पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से ही या फिर इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ही देखने को मिल जाता है, जो कि मिडिल जो हमारा सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है या फिर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे हॉन्डुरस हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, यहाँ के लोग ज़्यादातर आपको अमेरिका की तरफ जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, और वो भी इलीगल तरीके से, यानी कि डंकी प्रोसेस के ज़रिए। आगे अगर बात करें तो अगर लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटी बेटर। तो ये हमें देखने को मिल जाता है कि आखिर में किस तरीके से सारा हमारा चल रहा है। माइग्रेशन के क्या तरीके होते हैं और क्या पैटर्न होता है। एक हो गया हमारा जो इंटरनल माइग्रेशन है और दूसरा हो गया जो हमारा एक्सटर्नल माइग्रेशन है। इसके अलावा रूरल अर्बन माइग्रेशन भी देखने को मिल जाता है, जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों देखने को मिलती है। एक आध दो नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा जब भी आप लोग माइग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें लिखिएगा। ये आपके जीएस के सिलेबस के हिसाब से बताया जा रहा है। आप एक नाम याद कर लीजिएगा, रेवेनस्टीन। रेवेनस्टीन, जब भी माइग्रेशन का नाम लिखना हो रेवेनस्टीन का नाम लिख दीजिएगा, और एक और नाम लिख दीजिएगा ली। इन दोनों लोगों का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर इसके अलावा हमें फोर्स्ड माइग्रेशन देखने को मिल जाती है कि या तो पॉलिटिकल रीज़न, सोशल रीज़न या फिर इन्वायरमेंटल रीज़न की वजह से लोगों को फोर्सफुल्ली माइग्रेट करना पड़ता है। इसके अलावा वॉलंटियर माइग्रेशन प्राइमरली जो होती है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और सोशल लाइफ की वजह से होती है। इसके अलावा टेम्प्रेरी माइग्रेशन भी होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए की जाती है। परमानेंट माइग्रेशन होती है जब परमानेंट आप चले जाते हैं। रिवर्स माइग्रेशन होती है जब वही आउटफ्लक्स निकल करके आता है। मान लो जो लोग जा रहे हैं और फिर वापस भी, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया में जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर अर्बन इंडिया से रूरल इंडिया में भी लोग आते हैं। नॉर्मली ये लोग जो है सीनियर सिटीज़न होते हैं, और ये सीनियर सिटीज़न इसलिए वापस आते हैं कि इनका शहर में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अब इनको वर्क करने के लिए तो कुछ ऐसा जॉब है नहीं, तो ये लोग गांव में आकर के अपना खेतीबाड़ी करते हैं, देखते हैं, और अपनी जो पेंशन है उसके बलबूते पर जीते हैं। अगर वही कंट्री के बाहर बात करें तो अमेरिका, जैसे एक एग्जांपल आप लोग केस स्टडी जरूर लिख सकते हैं। जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर यूएसए में देखा गया है, यहाँ पर जो लिविंग कंडीशन है बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हाई है, और इस वजह से लोग क्या करते हैं, जॉब यहाँ पर करते थे, लेकिन अब जब से कोविड के बाद जॉब जो है वो ऑनलाइन हो गई है, तब से लोग अमेरिका में लोग रहना प्रेफर नहीं करते हैं, बल्कि कोलंबिया, हॉन्डुरस या फिर सेंट्रल अमेरिका में जाकर के रहते हैं और फिर अपनी ऑनलाइन जॉब कर लेते हैं। आखिर में क्या क्या रीजंस है माइग्रेशन को लेकर के, हालांकि आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे गए हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, जिसमें पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, जिसमें कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, परसिक्यूशन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। कई सारे हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे सी लेवल राइज की वजह से कई सारे कंट्रीज जैसे कि तुगालू हो गया या फिर पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया की जो कंट्रीज़ हैं, ये सभी यहाँ के जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब ये आइलैंड धीरे धीरे डूबता जा रहा है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन की वजह से वाटर स्केर्सिटी हो गई, और इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से भी लोग डिस्प्लेस किए जा रहे हैं। फोर्सफुल मतलब माइग्रेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। व्हाट डज द सेंसस से अबाउट माइग्रेशन ट्रेंड, क्या आखिर में डेटा बोल रहा है। हमें डेटा यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आप लोगों को, रट्टा मार लेना है। इंडिया का 45.6 करोड़ जो लोग हैं वो माइग्रेंट्स हैं। अगर 2018-11 में बात करते हैं तो लगभग ये पॉपुलेशन 38% ऑफ द पॉपुलेशन बन जाती है। 2001 से 2011 के बीच में हमें ये पॉपुलेशन 18% तक देखने को मिल जा रही है, जो कि माइग्रेशन में 45% इंक्रीज़ देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा 99% ऑफ द टोटल जो माइग्रेशन हो रही है वो इंटरनल है और इमिग्रेंट्स हैं, और इमिग्रेंट्स जो है वो 1% है, मतलब हमें डोमेस्टिक माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर 21 करोड़ रूरल माइग्रेंट्स हैं, वही अगर 54 मतलब लगभग 54% ये क्लासिफाइड इंटरनल माइग्रेशन देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादातर लोग माइग्रेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये महाराष्ट्र और दिल्ली में जाकर के लोग बस रहे हैं। 70% ऑफ द इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ये मैरिज और फैमिली की वजह से ही हमें देखने को मिलती है। अब ये डेटा आखिर में आया कहाँ से है, ये डेटा बेसिकली दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो आप नीति आयोग का नाम भी ध्यान रखिएगा। आखिर में क्या आउटकम्स हैं, कई सारे आउटकम हैं, जैसे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हो गए, जिसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। पॉजिटिव का मतलब रेमिटेंस हमारा बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ जाती है प्लस, लेकिन निगेटिव क्या है, ओवर क्राउडिंग और स्लम डेवलपमेंट हो जाता है।
डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस भी होते हैं कि एक ही जगह पर स्किल्ड फोर्स जमा हो जाता है, दूसरी जगह पर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है। सोशल कंसिक्वेंसेस, इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस भी इसी तरीके से हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? तमाम तरीके के चैलेंजेस हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी को लेकर के हो, हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर के हो, या फिर जो हमारे पास में नॉर्मली स्टैंडर्ड लॉ हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हो। ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर कंट्रोल करने के लिए उतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी लगाना पड़ जाएगा। इसके अलावा जो भी पीडीएस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि लोग तो अपने एरिया में है नहीं, तो इस वजह से अब इनको दूसरे जगह से पीडीएस देना पड़ जाता है। इसके अलावा कोविड-19 का इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है कि जो भी इमिग्रेंट लोग थे, चाहे फूड, शेल्टर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें तमाम तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। बाकी इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग और बेसिक कम्युनिटीज़, ये भी हमारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैलेंज देखने को मिल जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पर मेजर्स लिए हैं? तमाम मेजर लिए गए हैं, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया कि आप कहीं पर भी रहिए अपना पीडीएस से सामान उठा सकते हैं। इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लिया गया है कि ईपीएफओ में आप पैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स बाय नीति आयोग ने बनाया है, राइट बेस्ड अप्रोच को लेकर के बनाया है। रिमोट वोटिंग को लेकर के है कि आप जहाँ पर भी रहिए अपना वोटिंग राइट अपना अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा रीफ मेजर्स भी किए गए थे कोविड-19 के दौरान में, जैसे कि ई श्रम पोर्टल, जहाँ पर आप माइग्रेंट हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर जो भी काम आएगा उसको आपको जो है दे दिया जाएगा और फिर आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आपको 5 किलो राशन दिया जाता है, चावल, गेहूँ, दाल भी होता है। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसेस कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत जो है लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा रहा है। तो ये सारे मेजर्स लिए गए हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है एल नीनो और साउथ ईस्ट मानसून में आपस में क्या रिलेशन है और कैसे इसका एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट है। सो एल नीनो और ला नीना के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार जरा इसकी फिनोमिना को क्विकली समझ लेते हैं। नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास में ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। इस पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड विंड हमें यहाँ पर चलती हुई देखने को मिल जाती हैं और इस ट्रेड विंड की वजह से जो भी यहाँ पर गर्मी होती है या फिर जो गर्म पानी होता है जो कि डायरेक्ट इंसोलेशन की वजह से यहाँ पर इस एरिया में हीट डेवलप हुआ था और ये हीट क्या होता है कि इस विंड की वजह से सब के सब जो है मूव करके ये सारा पानी जो है मूव करके आ जाता है इस ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के ऊपर में। इनफैक्ट ये डार्विन का इलाका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इधर आ जाता है। तो ये इलाका जो हमारा साउथ अमेरिका के पास में है, पेरू के पास में, यहाँ पर जो है ये ठंडा पड़ जाता है, कोल्ड पड़ जाता है और इस वजह से हमें यहाँ पर अपवेलिंग देखने को मिलती है और इस वजह से यहाँ पर पानी हमारा ठंडा हो जाता है। मतलब ठंडा इन द सेंस कह सकते हैं कि ठंडा है, थोड़ा रिलेटिवली अपवेलिंग की वजह से गर्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये गर्म पानी धीरे धीरे ऊपर उठेगा, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और फिर यहाँ पर बारिश हो जाती है और यहाँ पर अल्टीमेटली यह हवा का सब्सिडेंस देखने को मिल जाता है इस हाई प्रेशर एरिया पे और इस तरीके से हमारी यहाँ पर साइकिल देखने को मिल जाती है। ये जो साइकिल होती है कुछ इस तरीके की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉकर साइकिल। लेकिन कुछ मीटेरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो यहाँ पर ट्रेड विंड ये चल रही थी ये वीक पड़ जाती हैं। वीक पड़ने की वजह से जो भी यहाँ पर गर्म पानी सारा का सारा जो इधर ट्रांसफ़र हो रहा था वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, वीक पड़ जाता है। तो अब ये जो हमारा कोल्ड एरिया है जो हमारा अपवेलिंग की वजह से बन रहा था वो अब यहाँ पर गर्म ही रह जाएगा। तो ये अपने आप में हाई प्रेशर की जगह पर अब ये बन जाएगा लो प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्लाउड बनने लगेंगे और यहाँ पर बारिश होने लगेगी और इस वजह से जो पूरी की पूरी साइकिल थी वो अब उल्टी पड़ जाएगी। अब हमें इस तरीके का रिवर्सल ऑफ द वॉकर साइकिल देखने को मिल जाता है और इस इवेंट को ही बोला जाता है एल नीनो। एल नीनो ये हमें पूरी की पूरी प्रोसेस हम लोगों ने देख ली कि बनती कैसे है, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये डायग्राम भी आप लोग बना देंगे जब भी एल नीनो या ला नीना के केसेस में अगर आ जाता है। तो ला नीना क्या होती है? ला नीना जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जब स्ट्रांग बहुत ज़्यादा यहाँ पर करंट्स आ जाती हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, तो यहाँ पर ला नीना कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। सो एल नीनो और ला नीना एक दूसरे के साथ में ऑसिलेशन में रहते हैं और चूँकि ये मतलब वॉकर साइकिल को रिवर्स कर देते हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका साउथ वेस्ट मानसून जो हमारे यहाँ पर साउथ ईस्ट मानसून जो है या फिर जो इंडियन मानसून है उसको इम्पैक्ट भी करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमें देखने को मिल जाता है एल नीनो और जो साउथ ईस्ट मानसून है वो इनवर्स रिलेशनशिप में हमें देखने को मिल जाती हैं। अकरेंस ऑफ एल नीनो टिपिकली लीड टू वीकर मानसून और यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम देख ही लिया है क्या है। एल नीनो कंडीशन जब होती है तो हमें देखने को मिलता है कि सी सरफेस टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है और साथ ही साथ में यहाँ पर जो हमारी मानसून है वो भी वीक पड़ जाती है। तो मानसून के साथ में क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने देख ही लिया। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है?
जो भी यहाँ पर क्रॉप बोई जाती है, बारिश होगी नहीं, जब बारिश नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हमें देखने को मिल ही जाते हैं। अब ये एग्रीकल्चर को लेकर के और बारिश को लेकर के बेसिक सा क्वेश्चन है और बड़े आराम से यू कैन हैंडल कि कैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हुए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एल नीनो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है साउथ ईस्ट मानसून के ऊपर में, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और वाटर रिसोर्स को डायरेक्टली डैमेज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेम्परेट साइक्लोन, और ये भी बताना है कि कैसे ये इंडिया को इम्पैक्ट करती है। हमारे पास में दो तरीके के साइक्लोन देखने को मिलते हैं, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा टेम्परेट साइक्लोन। अब देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में कंपैरिजन को लेकर के आ जाए क्वेश्चन। तो हम लोगों ने टेम्परेट साइक्लोन के बारे में तो डिस्कस अभी कर ही लेना है, बाकी ट्रॉपिकल साइक्लोन पास्ट ईयर के जब क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर अपने आप आ जाएगा और कंपैरिजन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन लगभग होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिपीटेड ही हो जाते हैं, चाहे वो थीम रिपीट हो जाएगी। तो जब हम लोग पूरा जो डिस्कशन कर लेंगे और जो पीडीएफ्स अगर आप रीड कर लेंगे सारी अच्छे तरीके से, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिस पर आप प्रॉब्लम फेस करें या फिर जिसके पे आपको पॉइंट्स न समझ में आए। बाकी कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप करंट अफेयर्स को भी साथ साथ में ही देखते रहिए। टेम्परेट साइक्लोन के बारे में अगर बात करें तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। नॉर्मली ये एयर मासेस की वजह से बनते हैं। जब यहाँ पर फ्रंट वगैरह बनते हैं तो फ्रंट फॉर्मेशन प्राइमरली दो कारणों से होता है, एक तो कोल्ड एयर मास और जब वार्म एयर मास आपस में मिक्स होता है तब बन जाते हैं, या फिर जो कोल्ड करंट होती है ओशन करंट और जो वार्म ओशन करंट होती है जब ये आपस में मिलती है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर फाइनली हमें फ्रंट फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और इस फ्रंट फॉर्मेशन की वजह से प्राइमरली हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये मिडिल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो मिड लैटीट्यूड है 30 to 70 डिग्री लैटीट्यूड है, यहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये टेम्परेट साइक्लोन की क्या खास बात है, तो यहाँ पर देखिए ये वो एरियाज़ है जहाँ पर हमें टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये ईस्ट साइड पे हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ये जो बनाया गया है डायग्राम, ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है, ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है, ये बेसिकली फ्रंट को दिखा रहा है कि यहाँ पर फ्रंट फॉर्मेशन हो रही है। जैसे एशिया में हमें सेंट्रल एशिया में देखने को मिल जाती है, फिर हमें यहाँ पर आर्कटिक के पास में, फिर हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल जाती है, इसके अलावा अंटार्कटिका के पास में भी हमें ये देखने को मिल जाती है। एक चीज़ यहाँ पर जो नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि ये लैंड पर भी बन रहा है और साथ ही साथ में ओशन में भी बन रहा है, तो दोनों में ही बन सकता है, क्योंकि लैंड में हमें एयर मासेस देखने को मिल जाते हैं और ओशन में हमें करंट देखने को मिल जाती हैं। और अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है कि एयर मासेस और करंट अगर इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन देखने को मिला तो फिर अल्टीमेटली हमें साइक्लोन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो साइक्लोन होती है वो लो प्रेशर सिस्टम के बेसिस पर बनती है, मिड लैटीट्यूड के और हाई लैटीट्यूड पर बनती है। इसे हम लोग टेम्परेट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या मिड लैटीट्यूड, फ्रंटल या फिर वेव साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन इसका प्राइमरली होता है कोल्ड और वार्म एयर मासेस जब आपस में मिलते हैं, तो उस वजह से साइज़ बहुत बड़े एरिया में हमें देखने को मिल जाती है। वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो ये हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसकी डिटेल यहाँ पर बता दी गई है। आखिर में ये जो हमारा साइक्लोन होता है वो बनता कैसे है, लाइफ साइकिल क्या होती है, तो हमें देखने को मिल जाता है। हमें देखने को मान लो मिल गया, ये मान लो हमारे पास में पूरी की पूरी अगर हम लोग लैटीट्यूड देखें ये 90 डिग्री हो गया जिसे हम लोग पोल बोल रहे हैं, यहाँ पर 66 डिग्री हो गया जो हमारा मिड लैटीट्यूड है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि इक्वेटर साइड से यहाँ पर हमें गर्म एयर मास यानी कि वार्म एयर मास देखने को मिल रही है। इधर से अल्टीमेटली कौन सी, इधर से आपकी कोल्ड एयर मास आ रही है। तो 66 डिग्री के आसपास में हमें देखने को मिलता है कि वार्म और कोल्ड ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे। अब नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो कोल्ड है ये भारी है, इस वजह से नीचे जाएगा, और जो वार्म है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और नीचे ऊपर के बीच में आपस में इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और अल्टीमेटली हमें ये पूरी लाइफ साइकिल देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर ये वार्म करंट है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और कोल्ड करंट है जो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से कोल्ड करंट अल्टीमेटली एक वी शेप बनाना शुरू कर देता है जहाँ से नीचे वार्म करंट पुश कर रही है और कोल्ड करंट ऊपर से दबाव दे रही है, और फिर फाइनली हमें यहाँ पर अक्लूजन देखने को मिल जाती है। ये जो अक्लूजन होती है वो फ्रंट का डेसिपेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रंट ख़त्म होने लगते हैं, और फिर एंड में हमें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर कोल्ड एयर मास पूरी तरीके से ऊपर चले जाते हैं और कोल्ड एयर मास पूरी तरीके से नीचे आ जाते हैं, और जो वार्म एयर मास है वो पूरी तरीके से ऊपर चला जाता है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर 4 स्टेज देखने को मिल जाते हैं। 4 स्टेज में पहली स्टेज जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, जहाँ पर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लो प्रेशर सेल।
अब फिर हमें लो प्रेशर देखने को मिल जाती है, फिर हमें यहाँ पर ऑक्लूजन देखने को मिलता है, और ऑक्लूजन देखने के बाद फिर फाइनली हमें यहाँ पर फ्रंटोलिसिस देखने को मिल जाती है, यानी कि फ्रंट का डेसिपेशन हो गया, फ्रंट खत्म हो गई। ऑक्लूजन में यहाँ से अब हमें रेनफॉल होता हुआ देखने को मिल जाता है, रेनफॉल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और फ्रंटोलिसिस आते आते रेनफॉल खत्म हो जाती है। बड़े लंबे समय तक लगभग 4 to 5 डेज तक या कई बार 4 to 7 डेज तक हमें रेनफॉल कंडीशंस देखने को मिल जाती है। लार्जर एरिया 1000 किलोमीटर तक हमें ये इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। जैसे अगर यूरोप में आया है तो इसका इफेक्ट हमें इंडिया तक भी देखने को मिल जाता है इन फॉर्मेट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया हमारा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। सो प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है कि ये पोलर फ्रंट की वजह से अल्टीमेटली बनती है वार्म एयर मास, और जो गर्म मतलब हमारा कोल्ड एयर मास है, इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से बनता है। एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक थ्योरी का नाम चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि बेसिकली पोलर फ्रंट थ्योरी के फॉर्मेट में होती है, जिसको बेसिकली बताया गया था जर्कनीस के द्वारा। जर्कनीस एक साहब थे, जोग्राफर थे, जिन्होंने इस पूरी थ्योरी के बारे में बताया है। इसके अलावा हमें यहाँ पर अपर एयर फ्लो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो कि रॉसबी वे के साथ में कॉन्टैक्ट में आ जाती है और फिर अल्टीमेटली वेस्टर्लीज के फॉर्मेट में ये इंडिया की तरफ भी ट्रैवल कर जाते हैं। ग्राउंड लेवल डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल जाता है, टोपोग्राफी, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, ओशन करंट, ये सब इस साइक्लोन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। माउंटेन साइक्लोजेनेसिस होती है, यानी कि लीवर्ड साइड में माउंटेन जब कंप्रेशन होती है तो फिर नीचे की ओर में जाते हैं, और जब ऊपर की ओर में जाते हैं तो फिर वही बारिश करते हुए जाते हैं। इसके अलावा मैच्योरिटी, ऑक्लूजन प्रोसेस, डेसिपेशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। बाकी हम लोगों ने देख लिया मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के फॉर्मेट में विंटर में हमें प्री मानसून रेनफॉल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी राबी की क्रॉप जैसे गेहूँ हो गया, इन सबको मॉइस्चर मिल जाता है और फिर इसके ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी भी होती है। निगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है कि ये जो साइक्लोन होते हैं कई बार ये हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर हमें फ्लडिंग कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि चेन्नई वगैरह के एरिया में हमें अर्बन फ्लड के नाम से हम लोग यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन देख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सब कंडीशंस होती हैं वो सब अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका नेचर जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें अब निगेटिव देखने को मिल जा रहा है। लास्ट में हम लोग बात करें तो इंडिया के मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019 में बेसिकली लाई गई थी। दिस वाज टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग सेक्टर थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेजर्स। क्या क्या लिया गया था? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अलोकेशन के फॉर्मेट में लिया गया था कि अब मिनरल रिसोर्सेज का फेयर और ट्रांसपेरेंट अलोकेशन किया जाएगा। दो बातें हैं यहाँ पर। नॉर्मली पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर अलोकेशन किया जाता था, अब इसको बिड बेस कर दिया गया है। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुविधा के अनुसार जो भी पार्टीज होंगी उनको अपने हिसाब से इंटरनली सबको अलोकेट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी और यहाँ पर जुगाड़ पानी बहुत ज़्यादा चलता था। बिडिंग के बेसिस पर अब सिस्टम काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है। बिड पब्लिक होती है और जेम पोर्टल पे बेसिकली होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिख जाता है कि आखिर में बिडिंग किस तरीके से हुई है, कौन यहाँ पर टेंडर पाया है, क्या चीज़ें हुई हैं। तो सिस्टम अब ट्रांसपेरेंट हो गया है। फिर तुम्हारा इसी तरीके से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है कि अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि जो भी माइनिंग होती है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में पहले ही बता दिया जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या मिनरल एक्सप्लोरेशन आप लोग कर सकते हैं। स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन ये अब ट्रांसपेरेंट मैनर में है। माइनिंग अफेक्टेड एरिया को किस तरीके से बेनिफिट करना है, किस तरीके से यहाँ के लोगों को माइनिंग में मतलब कि किस तरीके से इनको बेनिफिट देना है, ये सब चीज़ों के यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन हो गया, इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पीपीपी पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरजनरेशनल इक्विटी, ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल और डेटाबेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल है और किसी भी क्वेश्चन में आए तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पर हमें डिटेल्स देखने को मिल रही है। ये अगर मान लो फ्यूचर में अगर यही क्वेश्चन आता है तो कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं मिनरल पॉलिसी का, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स को लेकर के, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशन विल बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट। तो कुल मिलाकर के ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है और जो स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी है, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है और इसको अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब कि एक तरीके से जो भी यहाँ पर गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। इसके अलावा ई गवर्नेंस को, सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग को भी अब एम्फसाइज किया जा रहा है। स्टेट की किस तरीके से रोल है। अब देखो, जो हमारे पास में नॉर्मल मिनरल्स होते हैं, जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो तो यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल मिनरल्स होते हैं, ये स्मॉल मिनरल्स या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर माइनर मिनरल्स,
जो माइनर मिनरल्स होते हैं ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की हमें एक साथ लेकर के कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेट को यहाँ पर एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल सेक्टर, जिससे कि माइनर और मेजर दोनों का ही हमें ग्रोथ देखने को मिले। प्रॉस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग किस तरीके से कर रहे हैं, तो 2D 3D यहाँ पर इमेजेस बनाई जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लस जो भी क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं उनको भी स्पेशल एम्फेसाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट इस बार के अगर आप बजट में भी देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल को किस तरीके से हमें रीसाइकिल करना है इस पर काफ़ी फोकस किया गया है, तो रीसाइकिलिंग पर एक्स्ट्रा फोकस किया गया है। इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस टू इंश्योर मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी ओशन को लेकर के कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी इसके अलावा डेटाबेस ऑफ मिनरल रिसोर्स एंड हो गया, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट हो गई, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल डेवलपमेंट हो गया, माइनिंग मशीनरी एंड मिनरल बाइफिकेशन, बेनिफिशिएंट इक्विपमेंट हो गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारी FDI हो गई। ये सब चीज़ें हमारे और भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसको एक बार आप लोगों को गो थ्रू कर लेना है, और हालांकि इस पार्ट में इतना ही आने की उम्मीद है मिनरल पॉलिसी को लेकर के। मिनरल पॉलिसी को एक बार रीड कर लेना है, जो भी यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ थी वो आप लोगों को बता ही दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पेपर नंबर 2 की, और पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।